तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन टर्म ऑफ पैरामीटर टी। ठीक है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं, तो यहाँ पैरामेट्रिक इक्वेशंस को भी आप समझ लें कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस को कहा जाता है जिसमें x और y एक थर्ड वेरिएबल पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, यानी x की वैल्यू भी t पे डिपेंडेंट है। अगर आप यहाँ पर इसको क्वेश्चन को देखें तो x एक डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया है और t जो है 1 + t², यहाँ t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x भी डिपेंड करता है t पर और यहाँ पर y भी डिपेंड करता है t के फंक्शन पर। ठीक है, t³ + 2t² + 1 यानी t की वैल्यू आप पुट करें, ये इंडिपेंडेंट है और y की वैल्यू इस पर डिपेंडेंट है। ये इसी तरह थीटा भी हो सकता है यहाँ पर। तो अगर x और y एक थर्ड वेरिएबल पर डिपेंडेंट हो तो ऐसी इक्वेशंस को हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। इस वक्त हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए अब हम इस पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में आपके पास वर्किंग क्या होगी, आप इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, लाइक अब हम पहली इक्वेशन लेते हैं x = 1 + t²। अब आपको ये बात क्लियर है कि डिफरेंशिएट हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से होता है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल। ठीक है, तो लिखा कैसे जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू और d/dt ऑफ 1 + t², दोनों तरफ आपने डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो डिफरेंशिएट अब क्या होगा कि d/dt ऑफ 1 ये आप अलग कर लें और d/dt यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ t² अलग कर लें, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होगा, 0। और जर्नल पावर रूल के अकॉर्डिंगली t² का डिफरेंशिएट पहले पावर लिखी जाएगी और पावर में से आप एक कम कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट आ जाएगा 2t यानी dx अपॉन dt। अच्छा, इसी को अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं dt अपॉन dx लिखूँ यानी रेसिप्रोकल कर लूँ तो ये हो जाएगा 1/2t। इसकी क्या रीज़न है ये भी मैं आपको अभी समझा दूंगा। ठीक है, कि हमने इसको रेसिप्रोकल क्यों कर लिया। अब सेम बिल्कुल इसी कंडीशन को हम अपने सेकंड के लिए यूज़ करते हैं, जो इक्वेशन है उसे डिफरेंशिएट करते हैं t³ + 2t² + 1। सेम कंडीशन है, इसको भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर लेंगे हम, क्योंकि हमारा वेरिएबल t है इंडिपेंडेंट। और कैसे लिखेंगे इसको, dy अपॉन dt इक्वल टू d/dt ऑफ जो कंप्लीट फंक्शन है वो फंक्शन लिख लें। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको अलग अलग भी करके लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर आप स्टेप को कंप्लीट लिखना चाहें तो हर टर्म के साथ d/dt आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, d/dt ऑफ t³, कोफिशिएंट आपको मैं बता चुका हूँ कि हमेशा पहले लिखा जाता है, देन d/dt ऑफ t² और फिर प्लस d/dt ऑफ 1। ठीक है, इसे लीनियर लॉ कहते हैं, डिफरेंशिएट का लीनियर लॉ। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं dy/dt इक्वल टू, देखिए जनरल पावर रूल के अकॉर्डिंगली पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक कम कर दें। ठीक है, 3t², यहाँ 2 एज इट इज़ है और 2 पहले आ जाएगा पावर और पावर में से एक कम कर दें, 2 - 1 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट होता है 0। तो ये फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा dy/dt इक्वल टू 3t² और 2 2 ज़ा 4t। ठीक है, ये हमारे पास d, इसको हमने रेसिप्रोकल नहीं किया, ये dy/dt आ गया। अब असल आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, फाइंड आपको करना है dy अपॉन dx। ये जो रूल अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस रूल को हम याद रखते हैं चेन रूल से। ठीक है, ये चेन रूल कहलाता है। और ये कैसे लिखा जाएगा, dy/dx कैसे आएगा, अगर आप dy अपॉन dt की वैल्यू को डिवाइड करा दें dx अपॉन dt की वैल्यू से, या इस रूल को आप ऐसे लिख लें
डी वाई अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसीलिए मैंने वहाँ इसको रेसिप्रोकल किया था, डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो किसी भी तरह इस रूल को आप याद रख सकते हैं। इसका ये फर्स्ट स्टेप याद रख लें या ये सेकंड स्टेप याद रख लें, दोनों टेक्निक को अच्छी तरह समझ लें। अब आप इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दें, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो ये देखें डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है आपके पास, 3t स्क्वायर प्लस 4t, ये आपके इसके बाद इसकी वैल्यू होगी मल्टीप्लाई, और डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2t। तो ये मज़ीद एक स्टेप और सिंप्लीफाई हो रहा है कि अगर हम t कॉमन लेके कट कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसमें से t कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 3t प्लस 4 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2t। तो t से t हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट पार्ट का डी वाई बाई डी एक्स आ गया 3t प्लस 4 अपॉन 2, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, जिसको हमने चेन रूल से पैरामेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब हम इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है बी। और यहाँ हमारे पास जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो है x इक्वल टू 3at स्क्वायर प्लस 2 एंड y की इक्वेशन है y इक्वल टू 6t पावर 4 प्लस 9, ठीक है। तो अब आपने सेम मेथड को यूज़ करना है, दोनों इक्वेशंस को हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी सॉल्यूशन हमारा इसी स्टेप से स्टार्ट होगा कि डिफरेंशिएट बोथ इक्वेशंस बाय विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। हम विद रिस्पेक्ट टू टी की इनको डिफरेंशिएट कर देंगे। दोनों इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करते हैं। पहले हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं 3at स्क्वायर प्लस 2। अब इसको कैसे लिखेंगे, dx अपॉन dt, क्योंकि वेरिएबल इंडिपेंडेंट कौन सा है t। और अब टर्म्स के साथ भी आप अलग अलग एक ही, यानी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे, लीनियर लॉ के अकॉर्डिंगली आपने उसको d बाई डी टी ऑफ 2, ठीक है। अब आपको मैंने क्या समझाया है कि कोफिशेंट्स हमेशा, ये कोफिशेंट है, देखें टी स्क्वायर का कोफिशेंट क्या है 3 है, तो आप इस कोफिशेंट को डिफरेंशिएट के साइन से पहले लिखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे टी स्क्वायर का। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक कम हो गया, यानी 2 - 1 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो गया 0। तो यहाँ पर हमारे पास dx अपॉन dt जो है वो क्या आ गया 3 2 6at, ये हमारे पास डिफरेंशिएट आ गया। यही मैंने आपको बताया कि आप इसको रेसिप्रोकल भी करके लिख लिया करें कि dt अपॉन dx क्या आ जाएगा 1 अपॉन 6at। तो आप ये वाला भी स्टेप याद रखेंगे। ये हमने पहली इक्वेशन डिफरेंशिएट कर ली, अब हम अपनी सेकेंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। y इक्वल टू 6t4 प्लस 9। अब कैसे लिखेंगे इसको, dy अपॉन dt, 6 कोफिशिएंट है एज इट इज, और d बाई डी टी ऑफ t रेज टू पावर 4 एंड d बाई डी टी ऑफ 9। तो यहाँ हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक कम हो गया और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट हो गया 0। तो यहाँ हो गया 6 4 24t³। तो ये हमने यहाँ dy अपॉन dt भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम विद द हेल्प ऑफ चेन रूल अप्लाई चेन रूल, ठीक है। अब आपको चेन रूल याद रखना है, वो क्या है हमारे पास, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dy अपॉन डी टी और मल्टीप्लाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ पुट कर दीजिए। dy अपॉन डी टी की वैल्यू है 24t³ और dt अपॉन dx की वैल्यू है 1 अपॉन 6at। तो
तो देखें जो कैंसिलेशन हो रही है उसे कैंसिल कर दें, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, और t से एक t पावर कैंसिल तो t स्क्वायर, तो हमारा आंसर होगा 4t स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ इसका आंसर आ गया dy अपॉन dx का। ये इसका पार्ट हमने b सॉल्व कर लिया। होपफुली अब आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन समझ आई होंगी और चेन रूल भी बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा कि हमने कैसे अप्लाई करना है। अब देखें इसका पार्ट सी है, वो थोड़ा सा आपके पास टेक्निकल भी है और पेपर में कई दफ़ा ये आ चुका है। ठीक है, तो इस पार्ट को भी ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। ये पास्ट पेपर्स में अगर आप प्रीवियस देखेंगे तो आपको कई दफ़ा ये पार्ट नज़र आ जाएगा। इसका जो थर्ड पार्ट है वो है x इक्वल टू a 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास x की इक्वेशन है और जो y की इक्वेशन है वो है आपके पास 2b t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ कोशेंट रूल पहले अप्लाई करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, यानी x और y दोनों रैशनल फ्रैक्शंस हैं और रैशनल फ्रैक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके लिए कोशेंट रूल को यूज़ किया जाता है। तो ये अलग अलग हमें सॉल्व करना है। हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t, दोनों इक्वेशंस को हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन यहाँ हम ज़रा पहले फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर जब आप इसको लिखेंगे dx अपॉन dt, और ये a कोफिशिएंट है, देखिए a बाहर आ जाएगा और d बाई डी टी होगा इस रैशनल फ्रैक्शन का 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये या रैशनल फ्रैक्शन जो है वो कोशेंट रूल से सिंप्लीफाई होगा। यहाँ कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे हम, और कोशेंट रूल में अब आपको पता है कि अब जो हम न्यूमिनेटर होता है उसको u से कंसीडर कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को v से कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो पहले हम अपना कोशेंट रूल लिखते हैं कि यहाँ जो हमारे पास कोशेंट रूल अप्लाई होगा, यानी a तो हमारे, अभी हम पहले कोशेंट रूल लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v। ठीक है, क्या होता है v डिफरेंशिएट ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएट ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये है हमारे पास कोशेंट रूल। अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू के अकॉर्डिंगली a एज इट इज़ है, आप बड़ी ब्रैकेट को यूज़ कीजिए। v का मतलब है 1 प्लस टी स्क्वायर, और डिफरेंशिएट ऑफ u का मतलब है d बाई डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। माइनस साइन आ गया फॉर्मूले का, u यानी 1 माइनस टी स्क्वायर, और डिफरेंशिएट आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ v यानी 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर। अब इसको स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास dx अपॉन dt की वैल्यू आएगी। a एज इट इज़ है, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़ 1 प्लस टी स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट ऑफ 1, पहले आप डिफरेंशिएट ऑफ 1 बताइए क्या होता है, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या है, 0 माइनस एज इट इज़। अब आप डिफरेंशिएट बताइए टी स्क्वायर का, पावर पहले आ गई, पावर में से एक कम कर दिया। ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर की ब्रैकेट एज इट इज़। नेक्स्ट डिफरेंशिएट कीजिए 1 का, क्या हो जाएगा 0, और डिफरेंशिएट ऑफ 2t यानी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t। ये 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर हम अमूमन ऐसे ही रहने देते हैं, ये कैंसिल हो जाता है, तो इसको भी आप एज इट इज़ रहने दें। अब ये आपके पास 0 माइनस 2t यानी ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये अभी हमारे पास सेम है एज इट इज़। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं ब्रैकेट को,
माइनस 2t माइनस 2t क्यूब, देन माइनस 2t और माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब, और 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखें ये 2t क्यूब और 2t क्यूब कैंसिल, तो हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा माइनस 2t और माइनस 2t माइनस 4t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो लास्ट स्टेप हमारे पास बन जाएगा माइनस 4at डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है dx अपॉन dt। तो इसको हम रेसिप्रोकल करके लिख लेते हैं, और dt अपॉन dx 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 4at। इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास है दूसरी इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी y इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अगेन देखें कि ये कोफिशिएंट है पूरा 2b, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट से पहले आ जाएगा, और अब हम बाकी को कोशेंट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dy अपॉन dt इक्वल टू 2b एज इट इज, और d बाई dt ऑफ t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अगेन यहाँ पर कोशेंट रूल लग रहा है, ठीक है। तो कोशेंट रूल के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं कोशेंट रूल डायरेक्ट अप्लाई करूँगा, ठीक है, क्योंकि आपको प्रीवियस स्टेप में मैंने लिख के भी बताया है। तो अब आप भी उसको मेमोराइज कीजिए कि कैसे अप्लाई करते हैं हम उसको। पहले v आता है, v यानी 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास डिनोमिनेटर का v और ये u। पहले v आ गया, फिर d बाई डी टी यानी डिफ्रेंशिएट होगा u का। तो u का फंक्शन क्या है, t माइनस टी एज इट इज, और d बाई डी टी ऑफ v यानी 1 प्लस टी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय v के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमने कोशेंट रूल अप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, और डिफरेंशिएट ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, 1। ये t एज इट इज, डिफरेंशिएट ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 2t, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज। अब इन ब्रैकेट्स को आप एक्सपेंड कर दीजिए, यानी मल्टीप्लाई करके ओपन कर दीजिए। तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, और माइनस 0 हट जाएगा, 2t इंटू टी 2t स्क्वायर, और 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये अब आपके पास बन जाएगा dy अपॉन डी टी, हम जो फाइंड कर रहे थे, 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हम अपने फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं बाय चेन रूल। जो हमारे पास चेन रूल था, चेन रूल के अकॉर्डिंगली dy अपॉन dx को हम फाइंड कर सकते हैं। dy बाई डी टी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दें dt अपॉन dx से, ठीक है। तो dy अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास है 2b 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, और हमारे पास dx अपॉन डी टी की जो वैल्यू हमने रेसिप्रोकल करके रखी थी वो हमारे पास क्या है, 1 प्लस टी स्क्वायर। चेक कर लेते हैं इसको, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय माइनस 4at, ठीक है। ये वैल्यू थी। अब हम इसको देखें, ये डिनोमिनेटर तो कंप्लीट यानी ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमारे पास आंसर आता है b 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2at।
ये हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया और dy बाय dx की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो होपफुली कि ये क्वेश्चन देख लीजिए स्टेप के हिसाब से ये लॉन्ग का क्वेश्चन बन जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसका लास्ट पार्ट है बिल्कुल सिमिलर वे में, ठीक है, वो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। यानी क्वेश्चन हमारे पास 3 का लास्ट पार्ट है डी। अगेन इसमें दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं, x इक्वल टू 3at डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब, और y की इक्वेशन है y इक्वल टू 3at स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब। ठीक है, अब हमने सेम देखें स्टेप्स इसमें सॉल्व हो रहे हैं, कोई चेंज नहीं करेंगे हम इन दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट बोथ इक्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू t। अब यहां आपके पास देखें स्टेप में क्या पहले मेमोराइज करने वाली क्या बातें थी। पैरामेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, जिसमें x और y एक थर्ड वेरिएबल वो t हो या थीटा हो उस पर डिपेंडेंट हो। यहाँ x भी डिपेंडेंट है, y भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t, तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू t आप डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आपको अपनी इक्वेशंस फ्रैक्शन में नज़र आती हैं तो क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। तो ये दोनों इक्वेशंस भी आपके पास इस सिमिलर इक्वेशंस हैं। अब हम इनको सॉल्व करते हैं बाय क्वोशंट रूल। यानी पहले फर्स्ट इक्वेशन को 3at 1 प्लस टी क्यूब। अब आपको फिर मैं बता रहा हूँ कि ये 3a क्या है, दोनों कोफिशिएंट्स हैं t के। यानी लाइक अगर यहाँ 2 होता, a और b भी जस्ट कोफिशिएंट्स यूज़ होते हैं, यानी नंबर्स के तौर पे यूज़ होते हैं। अगर a अकेला लिखा होगा तो कांस्टेंट है, और अगर किसी वेरिएबल के साथ अटैच है तो इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, t एक वेरिएबल है। तो अब इसमें आपके पास जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करते हुए क्या लिखेंगे, इसको dx अपॉन dt इक्वल टू d बाई डी टी। और अच्छा, इसमें एक स्टेप थोड़ा सा डायरेक्ट कर लें कि 3a को पहले लिख लें क्योंकि कोफिशिएंट है, और d बाई डी टी आप कर लें t अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। ठीक है, और क्वोशंट रूल को अप्लाई कर दीजिए। यानी ये आपके पास u है और ये आपके पास v है, और क्वोशंट रूल क्या है आपके पास, d बाई डी एक्स यू अपॉन v। v डिफरेंशिएट ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएट ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो अब आप इसको क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लें। 3a एज इट इज़ ब्रैकेट अप्लाई कीजिए, v यानी 1 प्लस टी क्यूब, और d बाई डी टी ऑफ u है आपके पास t, माइनस u यानी t एज इट इज़, और d बाई डी टी ऑफ v है आपके पास 1 प्लस टी क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। तो सेम आपके पास कंडीशन प्रीवियस क्वेश्चन वाली है, 3a एज इट इज़, 1 प्लस टी क्यूब की ब्रैकेट एज इट इज़, डिफरेंशिएट ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, क्या बन जाएगा, थोड़ा सा रिकॉल कर लें तो क्या बन जाएगा, 1। ठीक है, और फिर आपके पास आ गया माइनस t एज इट इज़। ठीक है, यानी ये t जो है आपके पास डिफरेंशिएट से पहले लिखा हुआ है, तो ये आपके पास एज इट इज़। और अब आपने डिफरेंशिएट लेना है 1 का, तो 1 का डिफरेंशिएट कांस्टेंट का डिफरेंशिएट है 0 प्लस जनरल रूल से लगाएं टी क्यूब का, यानी 3 पहले लिखें और पावर में से 1 कम कर दें। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंशिएट भी यहाँ कंप्लीट कर लिया। और इसका डिनोमिनेटर मैं आपको बता चुका हूँ कि एज इट इज़ रहने दें, इस पे बच्चे फार्मूला एक्सपेंड कर लेते हैं, वो मत कीजिएगा। ठीक है, ये एट दी एंड जाके कैंसिल हो जाता है। अब आप अपनी ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर लें, 1 प्लस टी क्यूब, 1 से मल्टीप्लाई होकर ब्रैकेट सेम हो जाएगी, माइनस अब t को 3t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस माइनस माइनस 3t क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब
होल स्क्वायर। और ये आपके पास लास्ट स्टेप इसका बन जाएगा 3a और 1 माइनस 2t³ डिवाइडेड बाय 1 प्लस t³ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब हम इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये है dx अपॉन dt। अब इसको रेसिप्रोकल करके लिख लें, dt ओवर dx इक्वल टू 1 प्लस t³ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a 1 माइनस 2t³। ठीक है, ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएट आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब हम इसकी सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, y इक्वल टू 3a t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस t³। सेम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी लिखेंगे इसको dy अपॉन dt और 3a को आप एज इट इज रहने देंगे एज कोफिशिएंट और d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t³। अब हम इसको बाय क्वोशंट रूल सॉल्व करते हैं। अब आप क्वोशंट रूल की वैल्यू डायरेक्ट पुट करें। v की वैल्यू आती है पहले, तो v है 1 प्लस t³ एंड डिफरेंशिएट ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर एज इट इज d बाई डी टी डिफरेंशिएट ऑफ 1 प्लस t³ डिवाइडेड बाय 1 प्लस t³ का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हमारे पास ये स्टेप क्या बन जाएगा, 3a एज इट इज 1 प्लस t³ एज इट इज, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है 2t और टी स्क्वायर एज इट इज, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट होता है 0, तो ये 0 हो गया, और t³ का डिफरेंशिएट होता है 3t स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास लास्ट स्टेप बन गया इसका 1 प्लस t³ का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये स्टेप बनता है 3a। हम ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2t को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2t 1 ज़ा 2t प्लस 2 इंटू टी रेज टू पावर 4, और ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 0 हट जाता है, तो 3t स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया 3t पावर 4, और डिनोमिनेटर है 1 प्लस t³ का स्क्वायर। तो ये हमारे पास अब लास्ट स्टेप हम बना रहे हैं इसका, ये हो जाएगा 2t और 2t4 माइनस 3t रेज टू पावर 4, तो ये क्या बन जाएगा माइनस t रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t³ होल स्क्वायर। अब आपको t कॉमन नज़र आ रहा है, आप t एक कॉमन ले सकते हैं, 3at इंटू 2 माइनस t³ डिवाइडेड बाय 1 प्लस t³ होल स्क्वायर। ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली dy बाई डी टी की। ठीक है, तो इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे, अब लास्ट स्टेप आप बताइए क्या होता है। ठीक है, लास्ट स्टेप को रिकॉल करें कि हमें अगर dy हमें फाइंड क्या करना है dy बाई dx, तो बताइए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। जहन में आ रहा है अब आप सबके कि अब हम इसमें क्या अप्लाई करते हैं, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt और मल्टीप्लाई बाई dt ओवर dx। इस रूल का नाम क्या है, चेन रूल। ठीक है, बार बार पूछने का मकसद है कि आपको रूल याद हो जाए, तो ये चेन रूल में अब आपने वैल्यूज़ को पुट करना है। तो पहले आपके पास dy बाई dt की वैल्यू ये मौजूद है। ठीक है, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, 3at इंटू 2 माइनस t³ डिवाइडेड बाय 1 प्लस t³ का होल स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई बाय, अब हमने इसमें पुट करना है dt ओवर dx, तो dt ओवर dx हमारे पास वैल्यू थी 1 प्लस t³ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a इंटू 1 माइनस 2t³। ठीक है,
ये वैल्यू हमारे पास थी। अब देखें जो कैंसिलेशन है, ये स्टेप और ये स्टेप दोनों न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल, 3a एंड 3a कैंसिल। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग है वो है t इंटू 2 माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2t क्यूब। तो ये हमारे पास इसका लास्ट स्टेप का आंसर आ गया, dy बाई dx। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वर्ड प्रॉब्लम है और रेट ऑफ चेंज को इसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो आप अपनी बुक पर आ जाइए और क्वेश्चन नंबर 4 निकालिए ताकि आपको क्वेश्चन पढ़कर अच्छी तरह समझ आए। एट अ सर्टेन फैक्टर द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग Q यूनिट्स, यानी Q यूनिट्स अगर आप देखें ड्यूरिंग द डेली प्रोडक्शन, यानी अगर डेली Q यूनिट्स बनते हैं, एक क्वांटिटी है Q, तो उसकी कॉस्ट का फंक्शन गिवन है इज़ C कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ Q यूनिट्स। ये एक फंक्शन आपके पास गिवन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा डार्क लाइन हो गई जिसकी वजह से नीचे वाला फंक्शन मिट जाएगा। तो ये C का फंक्शन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये कॉस्ट का फंक्शन है। फ्रॉम एक्सपीरियंस इट हैज़ बीन डिटरमाइन दैट अप्रॉक्सीमेटली, नीचे Q का फंक्शन आपके पास गिवन है जो क्वांटिटी का फंक्शन है, लेकिन वो T की उसका वेरिएबल T है, यानी क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन टाइम और कॉस्ट डिपेंड्स ऑन Q यूनिट्स। जितने ज़्यादा यूनिट्स बनाते चले जाएंगे उतनी कॉस्ट आपकी बढ़ती चली जाएगी। और Q यूनिट्स आप कितनी देर में बना रहे हैं ये डिपेंड करेगा, यानी ये एक चेन रूल बन गया, यानी C डिपेंड ऑन Q और Q डिपेंड ऑन T। और अब कहते हैं आर मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट T आवर ऑफ अ प्रोडक्शन रन। कंप्यूट, आपको फाइंड क्या करना है, रेट एट विच द टोटल कॉस्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, यानी DC अपॉन DT, यानी कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको फाइंड आउट करना है। और 1 आवर टाइम दिया हुआ है, 1 आवर, ठीक है, T को हम 1 पुट करेंगे। तो ये मेन क्वेश्चन है। अब मैं इसको बताता हूँ कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपके पास जो फंक्शन गिवन है, ये हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें गिवन एक आपके पास कॉस्ट का फंक्शन है जो CQ कहलाएगा, कॉस्ट का फंक्शन इन टर्म ऑफ क्वांटिटी है, Q फॉर क्वांटिटी, और ये फंक्शन है 0.2 Q स्क्वायर प्लस Q प्लस 900, ठीक है, एक ये फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन आपके पास जो है वो क्वांटिटी Q का है जो T पे डिपेंड करता है कि टाइम कितना लग रहा है, T स्क्वायर प्लस 100T। ये दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, DC अपॉन DT, ये हमें फाइंड करना है कि कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये चेन रूल होता है, जब आपके पास एक दफ़ा C डिपेंड करता है Q पर और Q डिपेंड करता है T पर, और आपको फाइंड करना है DC ओवर DT, तो ये बाय चेन रूल आप इसको फाइंड आउट करेंगे। तो लॉजिक आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपको यहाँ जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, देखें तो यहाँ डिफरेंशिएट किस रिस्पेक्ट से करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू Q, यानी यहाँ आप Q के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है Q। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, D बाई DQ ऑफ CQ, यानी फंक्शन। और हर टर्म को आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी D बाई DQ 0.2 Q स्क्वायर प्लस D बाई DQ ऑफ Q एंड D बाई DQ ऑफ 900, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन ये 0.2 जो है ये कोफिशिएंट है, तो ये आपका डिफरेंशिएट से पहले लिखा जाएगा 0.2, और Q स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 2Q, और Q का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू Q क्या हो जाएगा, 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट होता है 0। तो इस चीज़ को, ये जो आपने लिखा हुआ है D बाई DQ ऑफ C ऑफ Q,
इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा 0.4 क्यू प्लस 1। इस चीज़ को मैं सी प्राइम क्यू भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ये भी इसका सिंबल है 0.4 क्यू प्लस 1। तो ये दोनों सिंबल के तौर पर आप इसको याद रख सकते हैं, यानी ये हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। इसको इस तरह लिखें डी बाई डी क्यू ऑफ सी क्यू या सी प्राइम ऑफ क्यू। ये हमने अपना फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब हम अपना सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन, तो वो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी होगी क्योंकि उसका वेरिएबल है टी। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा डी बाई डी टी ऑफ क्यू ऑफ टी, यानी फंक्शन क्यू ऑफ टी है। क्वांटिटी जो है क्वांटिटी का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी यहाँ डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर एंड डी बाई डी टी ऑफ 100t। अब आपके पास डिफ्रेंशिएट हो गया टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t और 100 आपके पास पहले लिखा जाएगा, कोफिशिएंट है यह बाहर आ गया, और t विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट हो गया क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ d बाई डी टी ऑफ q ऑफ t आपके पास आ गया 2t प्लस 100, और इसको भी आप यानी इस तरह भी मेमोराइज रख सकते हैं और इसको q प्राइम ऑफ t भी लिखा जा सकता है 2t प्लस 100। अब हमें चेन रूल की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है, जो हमें फाइंड करना है वो है डिफरेंशिएट, हमें फाइंड आउट करना है यानी c ओवर t, ठीक है। तो इसको लिखा जाएगा dc ओवर dt, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके अकॉर्डिंगली चेन रूल कैसे बन जाएगा आपके पास, यानी जो आपने वहाँ निकाला है dc ऑफ q डिवाइडेड बाय dt, यानी इसकी वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय d बाई डी टी ऑफ q ऑफ t, ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज़ का, ठीक है। तो ये आपके पास, अच्छा यहाँ एक लिखते हुए गलती हो गई, ये t नहीं था, ठीक है, ये q है क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू q इसे डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास है चेन रूल। अब आप इसको जो है इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी आपके पास पहली वैल्यू है 0.4 क्यू प्लस 1, ठीक है, और दूसरा डिफ्रेंशिएट है आपके पास 2t प्लस 100। यहाँ आपके जहन में आ रहा होगा कि आपने रेसिप्रोकल करना था जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, तो यहाँ उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही है आपको क्योंकि आपको dc ओवर dt फाइंड आउट, देखें ये dc है और ये dt है, ये dq और dq ऑलरेडी कट हो जाएंगे, तो dc ओवर dt आपके पास आ जाएगा जो आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड आउट करना है। तो इसलिए यहाँ पर रेसिप्रोकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास जो डायरेक्ट डिफरेंशिएट मौजूद होगा दोनों का, आप उन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो इसलिए अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करवाने से पहले अगर q की वैल्यू इसमें पुट कर दें, ठीक है, q की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, क्वांटिटी की वैल्यू आपके पास गिवन है टी स्क्वायर प्लस 100t, ये वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें ताकि सारा जो आपके पास फंक्शन है वो इन टर्म ऑफ t आ जाए। और t की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 आवर हमें दी हुई है, हम उसे पुट करके अपना आंसर बना लेंगे प्लस 1, ये आपने पुट कर दी, ये 2t प्लस 100, ठीक है। अब आपके पास जो है t की वैल्यू पुट की जा सकती है क्योंकि t टाइम आपके पास गिवन है 1 आवर। तो अब आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए जहाँ जहाँ t आ रहा है, यानी 0.4 ब्रैकेट 1 स्क्वायर प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 100, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा 0.4 एज इट इज़, और 100 प्लस 1 101 प्लस 1, और ये हो गया 2 1 2, 2 प्लस 100 क्या हो जाएगा 102, ठीक है। यहाँ तक कैलकुलेट हो गया आपके पास। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 0.4 को 101 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा 40.4 प्लस 1 और 102, ठीक है।
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4222.8। तो ये हमारे पास dc/dt यानी कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, इसी के साथ हमारा लिंक करता है नेक्स्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, मैं यहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अब उसको, कि यहाँ पर आपके पास दो तरह के फंक्शंस को डिस्कस किया जाएगा। यानी फंक्शंस की अगेन दो टाइप्स आ जाएंगी आपके पास। एक टाइप आ जाएगी आपके पास इम्प्लिसिट, इसको याद रख लें, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन, और दूसरी आ जाएगी आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शंस, ठीक है, ये दो तरह के फंक्शंस हैं। अब पहले अगर आप एक्सप्लिसिट को देखें, मैं इसकी एग्जांपल आपके सामने कोट कर दूं कि y = x+1, y = 2x² + 3, y = x² + x + 2, ये सारे एक्सप्लिसिट हैं। यानी आप इजीली y को इन टर्म ऑफ x रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यानी इसमें आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती, आपको क्लियर पता होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं जिसमें आप y को यानी अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख लेते हैं, इजीली आप जज कर लेते हैं, तो ऐसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट कहते हैं। अब इसकी ऑपोजिट डेफिनेशन जहन में बना लें कि इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट, यानी ये आपके पास फंक्शन वो फंक्शन कहलाएंगे जो इम्पॉसिबल हो जाएंगे, इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप इसके लिए याद रख लें। अब इसकी एग्जांपल में आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ले सकते हैं, लाइक xy² - y³ प्लस जो है 2xy = ठीक है x², ऐसा फंक्शन जिसको आप इजीली जज ना कर सकें और उसको इजीली y इन टर्म ऑफ x ना कर सकें, उसको आप डिपेंडेंट इक्वल टू इंडिपेंडेंट फंक्शन ना लिख सकें या मुश्किल हो, तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो दोनों जब आपको क्लियर हो जाएं, तो अब हमारे पास क्योंकि इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा जो हमारे पास इसी से रिलेटेड है, वो है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्वेश्चन है यूज़ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू परफॉर्म dy/dx, यानी आपको dy/dx ही फाइंड आउट करना है, लेकिन फंक्शन आपके पास जैसे लाइक इसका पार्ट a है, ठीक है, x² + y² = 25, ये इसका पार्ट a है। अब आपको इसमें dy/dx कैलकुलेट करना है। पहले ये हो रहा था कि y इन टर्म ऑफ x आपको बना कर दिया जाता था, यानी आपको पता था कि y = समथिंग, यानी एक फंक्शन इन टर्म ऑफ x लिखा हुआ होता था। अब उससे हटकर आपके पास मिक्स फंक्शन आ गए, तो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करते हैं। हमने सॉल्व तो डायरेक्टली करना है, लेकिन ये फंक्शन जो इस वक्त लिखा हुआ है आपके पास, अगर मैं इसको चेंज करूं तो मुझे x² को शिफ्ट करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे इस वक्त। हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आप इसको सीखिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वहाँ dy/dx है, तो मुझे ये क्लियर है कि मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx ऑफ x², dy/dx ऑफ y² एंड dy/dx ऑफ 25, ठीक है। अब देखें x² पे जनरल रूल लगाइए, 2 पहले आ गया और x एज इट इज़ और 2 - 1। आगे x का डिफरेंशिएट क्या होता है, अगर मैं दोबारा लिखूं dy/dx ऑफ x, आपको पता है वो 1 हो जाता है, तो हम अक्सर दफ़ा इसको लिखते ही नहीं हैं। लेकिन इस वक्त मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगले केस में आपको ये समझना आसान होगा। पावर रूल लगाइए 2y,
2 माइनस 1, आगे क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, तो ये 1 नहीं होगा। तो बच्चे इसको समझते हैं तो उसको भी 1 कर देते हैं, हालांकि वहाँ पर आपके पास बेस y है और y विद रिस्पेक्ट टू x 1 नहीं होगी और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0, तो ये चीज़ यहीं स्टक हो जाएगी, जिसको मैं dy बाई डी एक्स लिख सकता हूँ या नेक्स्ट स्टेप में उसको y प्राइम लिख सकता हूँ। तो अब आप यहाँ पर आ गया 2x और ये आपको पता लग गया कि ये 1 होता है, 2y एज इट इज़ और ये dy अपॉन डी एक्स एज इट इज़ चलता रहेगा, क्योंकि यही तो आपको फाइंड आउट करना है। तो अब आप 2x को इक्वल के उधर शिफ्ट कर दें, 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x। अब ये 2y को आप डिवाइड में शिफ्ट कर दें, 2y dy अपॉन डी एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास आपके फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ गया, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, ये हमारे पास मतलब लॉजिक इसमें यूज़ होगी। अब लाइक इसका जैसे पार्ट बी है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। ठीक है, 5 का पार्ट बी, एक्स वाई इंटू 2x प्लस 3, ये अब देखें ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, यानी ऐसा फंक्शन जिसमें हमें एक्स वाई इन टर्म ऑफ एक्स गिवन नहीं है, ये इम्प्लिसिट की डेफिनेशन है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट के लिए वही दोनों तरफ, यानी टेकिंग डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये हमें क्लियर है कि हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो डी बाई डी एक्स एक्स वाई इंटू 2x प्लस 3y एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 2, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लिया। अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नज़र आ रहा है, देखिए प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई एक टर्म बन गई और ये 2x प्लस 3y एक टर्म बन गई और दोनों टर्म्स प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल को मेमोराइज कर लीजिए दोबारा से, u इंटू वी इक्वल टू क्या होगा, u डिफरेंशिएट ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएट ऑफ u, बिल्कुल सिंपल सा रूल है। तो इसके अकॉर्डिंगली इसको डिफरेंशिएट करते हैं, u लिख लें तो u का मतलब है एक्स वाई की टर्म आ गई, तो एक्स वाई की टर्म लिखिए एक्स वाई और डिफरेंशिएट किसका आ गया, v का, यानी 2x प्लस 3y प्लस v यानी 2x प्लस 3y और डिफरेंशिएट ऑफ u यानी d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है 0। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक्स वाई तो भी एज इट इज़ है, यहाँ आप ब्रैकेट लगाइए। अब 2 कोफिशिएंट है और x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1। अब यहाँ 3 एज इट इज़, लेकिन y विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट नहीं होगा, dy बाई डी एक्स लिखा जाएगा। सबसे ज़्यादा गलती इस चीज़ पर होती है, ये बार बार बात समझ लें कि यहाँ y है और यहाँ x है, x विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो रहा है, ठीक है, x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, लेकिन y विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन डी एक्स लिखा जाता है। तो यहाँ ये क्वेश्चन स्टॉप हो जाता है। इस गलती को आप अभी से सीख लें ताकि आपके क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक हो जाएं। अब यहाँ देखिए दोबारा प्रोडक्ट रूल लग रहा है एक्स वाई, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों मल्टीप्लाई में हैं। तो कैसे लगेगा प्रोडक्ट रूल, x डिफरेंशिएट ऑफ y प्लस y डिफरेंशिएट ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक्स वाई हो गया और यहाँ 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स, ये अब एज इट इज़ रहेगा, प्लस 2x प्लस 3y। अब यहाँ पर देखिए कि क्या होगा, x एज इट इज़, लेकिन dy ओवर dx ये एज इट इज़ रहेगा, इसे आप मज़ीद डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन dx बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कैंसिल हुआ तो 1 हो गया। अब ये हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई 2 2xy
एंड एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई 3 dy अपॉन dx। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 3y dy अपॉन dx, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू 2x प्लस 3y। अब ये जो दो टर्म्स जिनमें dy बाई dx आ रहा है इनको लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दें, और ये जो दो टर्म्स हैं जिनमें नहीं आ रहा इनको इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो ये 3xy dy अपॉन dx प्लस x 2x प्लस 3y dy अपॉन dx, ये यहीं रहने दें और इन दो टर्म्स को वहाँ शिफ्ट कर दें जिन पे ब्लू टिक है, इनको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये हो गया आपके पास 2x प्लस 3y। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये जो dy बाई dx जिसे आपने फाइंड भी करना है, इसे इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही आप इसको कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx होल ब्रैकेट 3xy इंटू x इंटू 2x प्लस 3y, और ये आ गया आपके पास माइनस 2xy। अब आप इसको मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये माइनस 2xy माइनस प्लस माइनस 3y स्क्वायर, और इस वाली ब्रैकेट को भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, dy बाई dx 3xy 2x स्क्वायर प्लस 3xy। अब ये हो जाएगा माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा dy बाई dx 3xy 6xy प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर। अब ये पूरी ब्रैकेट को आप डिवाइड में शिफ्ट कर दें तो आपके पास dy बाई dx का आंसर आ जाएगा माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6xy प्लस 2x स्क्वायर। अब आप इसमें से देखें, अगर कोई कॉमन लेके कैंसिलेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसको यहीं तक आंसर होगा। तो ये आपका एक मुश्किल क्वेश्चन जो है वो भी मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये dy बाई dx इम्प्लिसिट फंक्शन को हम पढ़ रहे हैं। ऐसे फंक्शन जो इम्पॉसिबल होते हैं उनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल की शेप में लिखना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बाद हमारे पास इसका पार्ट सी आ जाता है, और पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी ये क्वेश्चन है x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 3y इक्वल टू 3। अब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट आपको याद है कि किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसको हर टर्म को अलग अलग लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई होल क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ 3y एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 3। ठीक है, अब आप देखिए कि पहले पावर है तो पावर पहले लिखी जाती है, बेस को एज इट इज़ लिखा जाता है फिर, और पावर में से एक कम कर दिया। अब बेस का आगे डिफरेंशिएट लिया जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। ये चीज़ हम पहले भी क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। 3 कोफिशेंट है, एज इट इज़ आ जाएगा, यानी कोफिशेंट है, और डी वाई बाई डी एक्स को मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट होता है 0। अब ये हो गया आपके पास x प्लस वाई 3 माइनस 1 हो गया 2। अब ब्रैकेट लगाइए, डिफरेंशिएट ऑफ x को पहले देखिए, फिर इसके बाद डिफरेंशिएट ऑफ y को देखेंगे। डिफरेंशिएट ऑफ x क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x 1, और डिफरेंशिएट ऑफ y क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। ये यहाँ पर क्लोज हो गया, और ये एज इट इज़ है 3 dy अपॉन dx।
अब आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम, एंड 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब आपको मैंने बताया कि जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स नहीं है इसको इक्वल के उधर शिफ्ट कर दें, और जिनमें डी वाई बाई डी एक्स है उनसे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आने के बाद ये टर्म क्या रह जाएगी, 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3, और ये टर्म शिफ्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, -3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो अब इस पूरी आप ब्रैकेट को डिवाइड में शिफ्ट कर दें तो आपके पास आपके फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा -3x प्लस वाई का होल स्क्वायर देन डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। ठीक है, तो अब इसका एक लास्ट पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट डी, 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब आप ये देखिए कि इसका डिफ्रेंशिएट जो है वो कैसे पॉसिबल होगा। यानी पहले थोड़ा सा इसको आप मेमोराइज़ कर लें या सोचें कि 1/y का डिफरेंशिएट कैसे निकालेंगे और 1/x का डिफरेंशिएट आप कैसे निकालेंगे। हमारा स्टेप यही रहेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यही हमारा स्टेप है पहला। तो हम d बाई डी एक्स क्या करेंगे, 1/y अलग कर लेंगे, d बाई डी एक्स 1/x को अलग कर लेंगे, और d बाई डी एक्स ऑफ 1 तीनों टर्म्स के साथ हमने अलग अलग कर दिया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ y की पावर -1, रेसिप्रोकल कर लें, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -1 अलग कर लें, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0। अब डिफरेंशिएट कीजिए, पावर पहले आ जाती है। ठीक है, यानी -1 पहले आ गया, बेस एज इट इज़, और पावर में एक माइनस कर दीजिए। ठीक है, और अब y का डिफरेंशिएट लेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। इस स्टेप को दोबारा समझें, पावर पहले आ जाएगी यानी -1, x बेस एज इट इज़, पावर में एक माइनस कर दें और x का आगे दोबारा डिफरेंशिएट ले लें, बेस का दोबारा डिफरेंशिएट। ठीक है, अब आपको पता है ये चीज़ 1 हो जाएगी, लेकिन ये dy बाई डी एक्स सेम रहेगा। ये -1 एज इट इज़, y -2 हो गई पावर, dy अपॉन डी एक्स, प्लस माइनस माइनस x की पावर -2 और ये 1 हो गया। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये -x स्क्वायर को मैं शिफ्ट कर देता हूँ इक्वल के उस तरफ, तो हो जाएगा x की पावर -2, और इसको मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यानी अब हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास वाई स्क्वायर यहाँ डिवाइड में है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और माइनस साइन भी दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इसका लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अरेंज द फॉलोइंग फंक्शंस एक्सप्लिसिटली एंड इम्प्लिसिटली टू परफॉर्म dy अपॉन डी एक्स। यानी अब हमारे पास दो डिफरेंट केसेस बन जाएंगे। ये एक दफ़ा एक्सप्लिसिटली के साथ हम डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरी दफ़ा हम एज ए इम्प्लिसिट फंक्शन इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होगा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जिसमें आप y को ईज़िली इन टर्म ऑफ x लिख लेते हैं और देन डिफरेंशिएट करते हैं। और इम्प्लिसिट फंक्शन तो ये गिवन है इस वक्त, अगर आप a को देखें तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन ही गिवन है। ठीक है, जिसमें y इस वक्त
एज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं लिखा हुआ, यानी y इक्वल टू एक्स आपको नज़र नहीं आ रहा, तो ये ऐसा फंक्शन जो मिक्सचर होता है वो इम्प्लिसिट होता है। तो पहले तो हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको पहले एक्सप्लिसिट में लिखेंगे, यानी y को इन टर्म ऑफ x लिखेंगे और देन डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये सारी बात जब मैथमेटिकली हम करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। यानी हम सबसे पहले केस में इसको सॉल्व करते हैं फॉर इम्प्लिसिट, ठीक है। फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन यानी हम इसको बग़ैर अरेंज किए डिफरेंशिएट करेंगे, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5, यानी रेफरेंस क्वेश्चन इसका 5 है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंशिएट होगा ये क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ठीक है। अब आपके पास दोबारा थोड़ा सा गौर करें, तो ये जो आपके पास फंक्शन है ये प्रोडक्ट फंक्शन है, ठीक है। तो प्रोडक्ट फंक्शन पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल आपके पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आपने पूरा प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब इस वक्त डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब अभी एज इट इज़ रहने दें और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 1 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले पावर रूल होगी, यानी इस वक्त वाई क्यूब को आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पावर पहले आ जाएगी यानी 3, और पावर में से कम हो जाएगा 3 - 1 2, और देन y का डिफरेंशिएट क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई क्यूब एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, पावर पहले आ गई, पावर में से कम 2x, और देन x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होता है, तो इसलिए उसको लिखने की इस तरह ज़रूरत नहीं होती। सेम 3y स्क्वायर और देन y का डिफरेंशिएट डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आपको इसको अरेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x वाई क्यूब और प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए अब आपका स्टेप क्या बनता है कि ये जो टर्म है इसको आप राइट वर्ड शिफ्ट कर दीजिए, यानी आप इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, और जो बाकी दो टर्म्स हैं उनमें से डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लें, ठीक है। यानी ये आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स जो है ये कॉमन आ जाएगा। तो अगर इस स्टेप को आप थोड़ा सा डायरेक्ट समझें तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लें, और जो इस पर ग्रीन कलर का टिक मैंने किया है इस टर्म को आप दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो कॉमन लेके अब हमारे पास टर्म आ जाएगी 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 3y स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आंसर बनना चाहिए -2x वाई क्यूब अपॉन डिवाइडेड में ये टर्म आ जाएगी 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब देखिए इसमें से कॉमन आ रहा है -2x वाई क्यूब एज इट इज़, और यहाँ से 3y स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये टर्म आपके पास आ गई x स्क्वायर प्लस 1। तो कैंसिलेशन के बाद y स्क्वायर और y क्यूब कैंसिल, तो हमारे पास नेट रिज़ल्ट इसका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2x वाई अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया फॉर इम्प्लिसिट। अब यही आपको काम दोबारा करना है फॉर एक्सप्लिसिट के लिए, ठीक है। फॉर एक्सप्लिसिट के लिए आपको यही काम दोबारा करना है। अब इसको आप दोबारा कैसे करेंगे, अगेन आप अपना क्वेश्चन लिखें, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब
प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 12। पहले इसको अरेंज कैसे करना है, वाई क्यूब कॉमन आ रहा है आपके पास, तो वाई क्यूब आप कॉमन ले लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 12। अब आपके पास वाई क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये आपने देखें ये एक्सप्लिसिट आपने लिख लिया, y को इन टर्म ऑफ x आपने लिख लिया। अब इस पर आप क्यूब रूट भी ख़त्म कर सकते हैं, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड करके आप ये भी ख़त्म कर सकते हैं। इस पावर को आप जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दें, राइट साइड पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/3, ठीक है। तो ये अब कंप्लीट आपने इस वक्त ये फंक्शन जो आपके पास बन गया ये एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है, ठीक है, जिसमें आपके पास y को इन टर्म ऑफ x आपने पहले लिख लिया, ठीक है। ये फंक्शन है आपका एक्सप्लिसिट। अब यहाँ से आपको डिफरेंशिएशन दोबारा करना है, इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएशन करने के लिए आप पहले dy/dx लिखें और यहाँ आ जाएगा d अपॉन dx। अब देखें यहाँ 12 पर पावर 1/3 अलग हो जाएगी और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/3 अलग कर लें, ठीक है। अब आपको पता है कि ये एक नंबर है 12 की पावर 1/3, तो ये वैसे ही डिफरेंशिएशन से पहले लिखा जाएगा। तो 12 की पावर 1/3 आपने पहले लिख लिया और डिफरेंशिएशन अब आप करेंगे इस फंक्शन की, लेकिन उससे पहले आपको रेसिप्रोकल कर लें ताकि पावर उसकी नेगेटिव हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/3। अब उसकी डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर। 12 की पावर 1/3 अब एज इट इज़ है और यहाँ डिफरेंशिएशन कैसे होगी, पावर पहले लिखी जाती है, ये आपने पावर को पहले लिखा, बेस रिमेन सेम और पावर में से एक कम कर दिया, माइनस कर दिया, और देन डिफरेंशिएट होती है बेस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 12 की पावर 1/3 इंटू माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये आपके पास क्या बन जाएगी -4/3। और डिफरेंशिएशन अब आप देखें, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2x और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 क्या हो जाएगी 0, तो वो ख़त्म हो गया, 2x रह जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगी, ट्वेल्व पावर 1/3 और इसको अब आप अपॉन में लिख सकते हैं -2x एज इट इज़, और ये जो पूरा फंक्शन है जिसके ऊपर पावर है आपके पास, ये पावर अपॉन में ले जाएं तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 4/3, ठीक है। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ तक जब स्टेप क्लियर हो जाए आपको, तो अब देखें हम इसको हमें थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा अपने प्रीवियस आंसर, यानी कि इसको जिस तरह हमारा पहला डिफरेंशिएट का आंसर आया था उस तरह अरेंज करने के लिए अब आप देखें उसको कैसे अरेंज करना है, ये थोड़ा सा अब आपको सोचना पड़ेगा। यानी ये 12 की पावर 1/3 एज इट इज़ है और इनटू -2x भी है, ठीक है। अब नीचे वाले फंक्शन को, ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, इसको देखें। अब मैं आपको पहले वो आंसर दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि वो हमारे पास आंसर क्या था। ये देखिए ये आंसर है, ये हम आंसर अब बनाने लगे। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। तो 3x स्क्वायर प्लस 1 जब डिनोमिनेटर में आ रहा है तो देखें इस पावर को ज़रा ब्रेक कर लीजिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1/3। तो बल्कि ऐसा कर लेते हैं, अरेंजमेंट थोड़ी सी इसकी ऐसे कर लेते हैं कि 1/3 पावर हम यहाँ कर लेते हैं और 1 पावर ये, ताकि ये जो पावर क्यूब वाली पावर है इसको
कॉमन लिया जा सके, ऐसे पहले अलग कर लीजिए। 12 की पावर 1/3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/3 इंटू -2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अलग कर लें। अब इसमें से आप होल पावर कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 1/3 कॉमन ले लें तो ये आ जाता है 12 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप ये देखिए कि जो एक्सप्लिसिट फंक्शन था ये वाला, ठीक है, ये फंक्शन देखिए, ये जो मैं अब ब्लू कलर में अरेंज बॉक्स कर रहा हूँ, ये देखिए 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 1/3 किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो यहाँ पर अब आपके पास y पुट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा फंक्शन हो गया y इंटू -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका एग्जैक्ट वही डेरिवेटिव आ गया जो आपने पहले इम्प्लिसिट से किया था और अब ये एक्सप्लिसिट से किया, तो दोनों का डेरिवेटिव आपका सेम आया, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में काम है। 2 दफ़ा आपको डिफरेंशिएट करना है, एक दफ़ा जैसे क्वेश्चन गिवन है यानी इम्प्लिसिट उसी तरह डेरिवेटिव करें और dy/dx निकालें। दूसरी बार इस क्वेश्चन को अरेंज करें एज एक्सप्लिसिट फंक्शन और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी की तरफ। तो हमारे पास पार्ट बी है इसका, xy प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इस वक्त इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। तो एज इम्प्लिसिट अगर हम इसको बग़ैर अरेंज किए करेंगे तो वो इम्प्लिसिट कहलाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास सेम है, xy प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx ऑफ xy प्लस d/dx ऑफ 2y एंड d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। अगेन आप देखें कि ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या होगी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। और प्रोडक्ट रूल क्या है आपके पास, मैं अब आपको 3-4 दफ़ा हम इसको इससे प्रीवियसली यूज़ कर चुके हैं कि d/dx ऑफ u इंटू वी क्या होता है, u डिफरेंशिएट ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएट ऑफ u, डिफरेंशिएट ऑफ u। ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, इसको हमने यूज़ करना है। आप देखें इसको हम लिखते हैं x डिफरेंशिएट ऑफ v y प्लस y डिफरेंशिएट ऑफ x प्लस 2 कोफिशिएंट है आपके पास, ये डिफरेंशिएशन से पहले आ गया, और dy/dx एज इट इज़। और यहाँ पर अभी हम इसको एज इट इज़ लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में एक साथ हम डिफरेंशिएट अप्लाई करते हैं सब पर। अब आप देखिए ये dy/dx लिखा हुआ है, तो ये एज इट इज़ रहेगा और dx/dx 1 हो जाता है। यहाँ dy/dx एज इट इज़ रहेगा और एक्स स्क्वायर में आपको पता है जर्नल पावर रूल लगेगा। तो दोबारा इसको अंडरस्टैंड कर लें, ये dy/dx रिमेन सेम प्लस y एज इट इज़, क्योंकि x का डिफरेंशिएट 1 हो गया, 2 एज इट इज़, dy/dx रिमेन सेम, और यहाँ जनरल पावर रूल में 2x हो जाएगा, ठीक है, पावर पहले आएगी और पावर में से 1 कम हो जाएगा। अब आपके पास ये टर्म शिफ्ट हो जाएगी राइट वर्ड, ठीक है। तो हमारे पास टर्म आ जाएगी x dy/dx प्लस 2 dy/dx इक्वल टू 2x माइनस y। अब यहाँ से आप dy/dx कॉमन ले लें तो x प्लस 2x माइनस y, और अब इस ब्रैकेट x प्लस 2 को शिफ्ट कर दें राइट साइड पर, तो 2x माइनस y अपॉन x प्लस 2।
ये आपने डिफ्रेंशिएट करके dy/dx फाइंड कर लिया। अब इस क्वेश्चन को दोबारा आप फॉर एक्सप्लिसिट, ठीक है, या एज एक्सप्लिसिट, जिस तरह भी आप इसको हेडिंग को मेंशन कर लें, एक्सप्लिसिट के लिए पहले इसको अरेंज करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखकर हम इसको अरेंज करते हैं, यानी इन टर्म ऑफ y में लेके आते हैं। यहाँ इसको इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं, यानी किसी भी तरह एक्सप्लेन कर लें। y कॉमन ले लें, x + 2 = x², y एज इट इज़ x² अपॉन x + 2, ठीक है। इस चीज़ को भी अपने पास ज़रा हाईलाइट कर लें, क्योंकि इस वैल्यू की आगे आपको ज़रूरत पड़ती है फिर। अब इस फंक्शन को आपने डिफ्रेंशिएट करना है। इस y = x² अपॉन x + 2 को हम कहते हैं कि ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx = यहाँ अब क्या लग रहा है, क्वोशंट रूल आपके पास लग रहा है। और क्वोशंट रूल हमारे पास क्या होता है, v डिफ्रेंशिएट ऑफ u माइनस u डिफ्रेंशिएट ऑफ v /v²। और आपको पता है कि u क्या है और v क्या है, ठीक है। तो वैल्यूज़ को पुट कीजिए और डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं इसका कि क्या बनता है। v की वैल्यू हमारे पास क्या है, x + 2 और d/dx ऑफ u यानी x², d और u की वैल्यू पुट कर दीजिए। u हमारे पास क्या है, x², d/dx ऑफ v यानी x + 2 डिवाइडेड बाय x + 2 का स्क्वायर। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, x + 2 एज इट इज़, x² का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 2x, x² रिमेन सेम, और यहाँ x का डिफ्रेंशिएट 1 और 2 का क्या हो जाएगा, 0। तो यानी 1 + 0 1, तो ये ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और ये हो गया x + 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास देखते हैं कि क्या सिंप्लीफिकेशन आती है इसकी क्योंकि अब हमने इसको प्रीवियस डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना है। तो उस फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो इसका एलसीएम ब्रेक कर लें। एक हमारे पास ये भी स्टेप हो सकता है कि अगर हम इसको ऐसे लिख लें, x + 2 × 2x डिवाइडेड बाय x + 2 का होल स्क्वायर माइनस x² डिवाइडेड बाय x + 2 का होल स्क्वायर। तो देखें ये x + 2 और एक पावर x + 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2x अपॉन x + 2 और ये आ जाएगा x² अपॉन x + 2 का स्क्वायर। तो हम अपने फंक्शन को चेक करते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन जो था वो y का फंक्शन वो क्या बन रहा था, x², यानी हमने जो y को इन टर्म लिखा था मैं उसको भी लिख देता हूँ। y हमारे पास था y = x² अपॉन x + 2, ठीक है। ये हमारे पास y था, ठीक है। तो अब इसको हम लिख लेते हैं, अगर हम ऊपर से x को कॉमन ले लें, ठीक है। तो x अगर हमारे पास कॉमन आ जाता है, x को अगर हम कॉमन लें इस तरह, तो ये 2 अपॉन x + 2 रह जाएगा और यहाँ आ जाएगा x अपॉन, अच्छा हमें डिनोमिनेटर कॉमन लेना चाहिए था, मैंने न्यूमिनेटर कॉमन ले लिया। अगर हम इसका डिनोमिनेटर कॉमन लें, 1 अपॉन x + 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ आ जाएगा 2x और यहाँ आ जाएगा x² अपॉन x + 2। तो देखें ये जो आपके पास ब्रैकेट बन रही है टर्म पूरी, ये है y, ठीक है। इसको अब आप अगर y कर लें तो ये आपके पास 1 अपॉन x + 2 एज इट इज़, यहाँ 2x और इसकी जगह y रिप्लेस हो गया।
तो ये आपके पास बन गया 2x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया। ये वही डिफ्रेंशिएशन होगा जो हमने एज इम्प्लिसिट पे निकाला होगा, ठीक है। तो इसको 2x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2, तो देखें 2x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2, ठीक है। तो ये अब आपके पास मेरा ख्याल है कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, इसके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी, x प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 5, ठीक है। तो अगेन उसी तरह 4x प्लस इम्प्लिसिट पहले कर लें इसको। अब एज इम्प्लिसिट जब हम इसको करते हैं तो x प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 5 सेम रहेगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x एंड d बाई डी एक्स। अब देखें 1 अपॉन वाई है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं y की पावर -1, रेसिप्रोकल कर लें, और d बाई डी एक्स ऑफ 5। तो आपको कई दफ़ा बता दिया कि डिफ्रेंशिएट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ पावर रूल अप्लाई कर दें, पावर -1 पहले आ गई और अब पावर में से एक कम करें, यानी -1 क्या हो जाएगा, -2, और आगे बेस का डिफ्रेंशिएट dy अपॉन dx, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 0। ये 1 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस, और 1 अपॉन वाई स्क्वायर लिखा है इसको आपने, dy अपॉन dx। अब आप 1 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो -1 अपॉन वाई स्क्वायर एज इट इज़, dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1, देन माइनस और माइनस कैंसिल, वाई स्क्वायर वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर 1 ज़ा वाई स्क्वायर। तो ये हमने उसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगेन आप लिखें फॉर एक्सप्लिसिट, और आपका जो क्वेश्चन है वो है x प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 5। अब इसको अरेंज करते हैं, 1 अपॉन वाई एक तरफ लिखते हैं, 5 माइनस एक्स। अब इसको रेसिप्रोकल कर लें तो y आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 5 माइनस एक्स, ठीक है। इसको अब जहन में रखें कि ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है, इसे आप डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स। देखें इसको आप रेसिप्रोकल करके लिखें ताकि डिफ्रेंशिएशन लेना आसान हो। 5 माइनस एक्स की पावर होल पावर -1। अब पावर आपको बताया पहले आ जाएगी, 5 माइनस एक्स बेस एज इट इज़, पावर में से एक कम कर दें, देन आगे बेस का डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है, 5 माइनस एक्स। अब ये माइनस एज इट इज़, 5 माइनस एक्स की होल पावर -2, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5 क्या होता है, 0, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x क्या हो जाएगा, 1, तो ये बचेगा 0 माइनस 1 -1, और -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस स्टेप को हम थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ चलें पूरे स्टेप के साथ करता हूँ ताकि आपको स्टेप क्लियर हो जाए। ये पावर को पॉजिटिव कर लें, ये अपॉन में आ गई और ये बच गया -1। अब ये -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1। तो +1 यानी 1 अपॉन 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब हमने इसको मतलब प्रीवियस उसमें लेके जाना है, यानी कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको, ये अब आपने देखना है, ठीक है। इसको अरेंज करना है कि इसको आप कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या था हमारा डिफ्रेंशिएशन, वो देख लेते हैं, 1 अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप 1 अपॉन 5 माइनस एक्स लिखें तो हम इसको y में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यानी 5 माइनस एक्स की, जब 1 अपॉन 5 माइनस एक्स को अगर मैं ऐसे लिख लूँ
तो आपको और आसानी से समझ आएगा कि ऐसे होल स्क्वायर लिखूं और 1/5 - x किसके इक्वल है, y के, तो ये y स्क्वायर से रिप्लेस हो गया, तो dy/dx ये हमारा आंसर आ गया। अब चेक करते हैं कि जो हमने इम्प्लिसिट निकाला था वो भी सेम है, dy/dx y स्क्वायर, ठीक है, ये देखिए दोनों सेम है, तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन यहाँ भी कंप्लीट हो गया। और अब हमारे पास इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट डी, xy - x इक्वल टू y + 2। ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है और हम इसको इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं फॉर implicit function, differentiate with respect to x, तो हमारा स्टेप हो जाएगा d/dx ऑफ xy एंड d/dx ऑफ x, then d/dx ऑफ y एंड then d/dx ऑफ 2। अब आप ये देखें कि यहाँ पर x और y प्रोडक्ट में है, ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा और यहाँ पर dx/x का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और ये dy/dx एज इट इज़ रहता है, ये फर्दर सॉल्व नहीं होता, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। तो हर स्टेप को अलग अलग एनालाइज करें, यानी हर टर्म के डेरिवेटिव को अलग अलग आप एनालाइज करें। अब यहाँ हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, इसको मेमोराइज आप कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन यानी x डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और ये आपको मैंने क्या बताया कि क्या हो जाएगा, 1। ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो dy/dx एज इट इज़। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, x dy/dx प्लस, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, तो y 1 ज़ा y -1 एज इट इज़ dy/dx। अब dy/dx को आप इस लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लें और बाकी जो आपकी दोनों टर्म्स हैं जिनमें dy/dx नहीं है उनको राइट वर्ड शिफ्ट कर लें, तो x dy/dx माइनस dy/dx इक्वल टू 1 - y। ये आपने अरेंजमेंट कर ली, dy/dx कॉमन ले लें तो x - 1 आ जाता है और ये आ गया 1 - y, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ जाती है 1 - y अपॉन x - 1, ठीक है। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन है dy/dx। अब इसको अरेंज करके आपने अगेन डिफ्रेंशिएशन करनी है, यानी फॉर एक्सप्लिसिट अब इसको अरेंज करते हैं, यानी क्वेश्चन हमारे पास गिवन है xy - y इक्वल टू x + 2, तो y आपके पास कॉमन आ रहा है, तो y को कॉमन ले लें, x - 1 और x + 2। अब y आपके पास क्या बन जाएगा, x + 2 ओवर x - 1। ये आपने इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन में लिख लिया। अब आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर लगेगा कोशेंट फार्मूला, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल टू dy/dx ऑफ x + 2 अपॉन x - 1। अब ये हमारे पास फंक्शन u हो जाएगा और डिनोमिनेटर का फंक्शन हो जाएगा v, और आप इस पर अप्लाई कर दें कोशेंट फार्मूला। अब कोशेंट फार्मूला आपके पास क्या है, dy/dx u अपॉन v इक्वल टू v डिफरेंशिएट ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएट ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। अब इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, dy/dx इक्वल टू, देखें v क्या है आपके पास, x - 1, ठीक है, और
u का डेरिवेटिव है यानी डिफरेंशिएट ऑफ u है x प्लस 2, फिर u है x प्लस 2, और फिर आपके पास v का डिफरेंशिएशन है डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्या बनता है। x माइनस 1 एज इट इज़, डिफ्रेंसीशन ऑफ x क्या हो जाएगी 1, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होता है 0, फिर x प्लस 2 एज इट इज़, फिर x का डिफ्रेंशिएट क्या होगा 1, और 1 का डिफ्रेंशिएट क्या होगा 0। तो अब हमारे पास क्वेश्चन हो गया x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर ब्रैकेट सेम रहेगी, और यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई होकर ब्रैकेट सेम आ जाएगी आपके पास, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर अब हम इसमें एलसीएम को ब्रेक कर देते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो ये रह जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1, और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, अब ये देखते हैं कि हमने इसको एज जब एक्सप्लिसिट फंक्शन लिखा था तो उस वक्त हमारे पास y क्या था, y था y इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, यानी आप y को रिप्लेस कर दें। अगर हम इसमें y को रिप्लेस कर दें, या ऐसा कर लेंगे पहले आप 1 अपॉन x माइनस 1 कॉमन ले लें, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, ये स्टेप ज़्यादा आपको आसानी से समझ आएगा। अब इसको रिप्लेस कर दें तो ये 1 अपॉन x माइनस 1 एज इट इज़, ये आ गया 1 माइनस y। ठीक है, तो ये डिफ्रेंसीशन आपका कंप्लीट हो गया, dy अपॉन dx 1 माइनस y अपॉन x माइनस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसके हमने सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे पास इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उस क्वेश्चन नंबर बनता है हमारे पास 7, उसमें भी डिफ्रेंशिएशन करनी है। आप उसको क्वेश्चन को अगर रीड करें बुक में साथ साथ तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, गिवन फंक्शन है हमारे पास u स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो वेयर a एंड b आर नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, यानी ये a और b जो हैं ये दोनों ही वो बता रहा है कि नॉन ज़ीरो कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, ज़रा डिनोमिनेटर में है तो आप ज़ीरो तो उनको कंसीडर नहीं कर सकते, और अगर ये u के साथ अटैच है तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ ये कोफिशिएंट है, लेकिन है तो नंबर्स तो नंबर को मैं कांस्टेंट भी कह सकता हूँ। ठीक है, और अब मुझे फाइंड ये करना है, इसका पार्ट a है du अपॉन dv, और नेक्स्ट पार्ट में b पार्ट में मुझे फाइंड आउट करना है dv अपॉन du। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। देखिए अब आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू आपने v डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो अब हम अपने फंक्शन को लिखकर डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी u स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब यहाँ बच्चे बहुत ना इंटरेस्टिंग गलतियाँ करते हैं। बच्चे ये करेंगे कि जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, जब हम इसको ऐसे लिखेंगे d बाई डी एक्स u स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अच्छा, हमने x लिख लिया मैंने, इसको आप क्या लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, तो यानी d अपॉन डी वी प्लस d अपॉन डी वी इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, देन d अपॉन डी वी इक्वल टू 1। अब गलती ये होती है कि बच्चे यहाँ पर भी क्वोशंट रूल लगा देते हैं, यहाँ पर भी क्वोशंट रूल लगा देते हैं। अब क्वोशंट रूल लगेगा तब जब आपके पास u अपॉन v रैशनल
फ्रैक्शन हो, यानी दोनों ही वेरिएबल पर कंसिस्ट होते हों। यहाँ यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर जस्ट एक नंबर है, नॉन ज़ीरो नंबर है, यानी ये एक कोफिशेंट के तौर पे ट्रीट हो रहा है, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फिर 1 अपॉन ए स्क्वायर इसको अलग कर लूँ और d अपॉन डी वी ऑफ यू स्क्वायर ये अलग हो गया। इसी तरह 1 अपॉन बी स्क्वायर भी डिफरेंशिएट से पहले आ जाएगा, ठीक है, और d अपॉन डी वी ऑफ वी स्क्वायर, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। इस बात को अब दोबारा अच्छे से समझ लें। अगर 2ax लिखा होता तो हम क्या करते कि 2a को हम पहले लिखते और डिफ्रेंसिएशन ऑफ सिर्फ x कंसीडर करते, ठीक है, यानी ये एज कोफिशेंट्स हैं, जैसे मल्टीप्लाई में कोफिशेंट है ऐसे डिवाइड में भी हो सकता है। तो यहाँ क्वोशंट फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को आप कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे। अब ये आपके पास 1 अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज़, पावर पहले आती है, पावर में से आपने u की पावर में से एक कम किया, और नेक्स्ट जब आप u का डिफरेंशिएट लेंगे तो क्या हो जाएगा du अपॉन डी। ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि u एक अलग वेरिएबल है और v एक अलग वेरिएबल है, ठीक है। 1 अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज़। अब देखिए जनरल पावर रूल लगाइए तो 2 पहले आ गया और v एज इट इज़ बेस, 2 माइनस 1 पावर करेंगे तो 1, और आगे नेक्स्ट जब आप डी वी अपॉन यानी v का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v तो वो 1 हो जाएगा। यानी अगर आप उसको लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी वी इक्वल टू 0, क्योंकि ये आपके पास 1 हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, ये हो गया 2u अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो गया du अपॉन डी वी प्लस 2v अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम इस टर्म को शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 2u अपॉन ए स्क्वायर du अपॉन डी वी इक्वल टू माइनस 2v अपॉन बी स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, और बाकी इन दोनों टर्म्स को आप वहाँ शिफ्ट कर दें, जो डिवाइड है उसे मल्टीप्लाई कर दें और जो मल्टीप्लाई है उसे डिवाइड कर दें, यानी ये हो जाएगा आपके पास माइनस ए स्क्वायर वी अपॉन बी स्क्वायर यू, ठीक है। ये आपके पास डी यू अपॉन डी वी आ गया, ठीक है। और अब नेक्स्ट है डी वी अपॉन डी यू, यानी अब हमें उसी का इन्वर्स फाइंड आउट करना होगा, दोबारा उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, और लेकिन अब विद रिस्पेक्ट टू यू डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास इसका जो पार्ट बी है, पार्ट बी में हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है डी वी अपॉन डी यू, यानी अब आपको विद रिस्पेक्ट टू यू डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट में अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। वो है हमारे पास गिवन यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब बस यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू यू डिफ्रेंशिएट आपको करना होगा, ये इसके अंदर टेक्निक चेंज है। अब आप लिखेंगे उसी तरह डी बाई डी यू, अब 1 अपॉन ए स्क्वायर पहले आ गया और यू स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट, ठीक है। 1 अपॉन बी स्क्वायर पहले आ जाएगा, डी बाई डी यू ऑफ वी स्क्वायर, और देन डी बाई डी यू ऑफ 1। सेम उसी तरह लेके चलिए, 1 अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज़, और 2 पहले आ गया, फिर u लिखेंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, एंड देन डी बाई डी यू ऑफ u करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। कुछ स्टेप्स में डायरेक्ट करता हूँ, कुछ मैं आपके साथ सारे स्टेप शेयर करता हूँ ताकि आपको आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी ना थोड़ा सा अपग्रेड होना चाहिए जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर भी देखेंगे 2v, और फिर हम v का डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा dv अपॉन du, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। यहाँ रह जाएगा, ये रह जाएगा 2u, तो इसको हम लिख सकते हैं 2u अपॉन ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ आपके पास क्या आ गया 2v अपॉन बी स्क्वायर, और ये आ गया dv अपॉन du इक्वल टू 0। तो आप 2v अपॉन बी स्क्वायर की टर्म को इसी तरफ रहने दें, dv अपॉन du,
और इस टर्म को आप शिफ्ट कर दें -2u अपॉन ए स्क्वायर। अब आपको क्योंकि डी अपॉन डी फाइंड आउट करना है तो -2u अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2v जब आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो dv अपॉन du इक्वल टू माइनस, अब आप इसको लिख लें बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और u अपॉन v। इस तरह लिख के इसको आप आंसर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 3.3, डिटरमाइन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और कर्व गिवन है एक और एक पॉइंट गिवन है, तो टेंजेंट भी आपको देखें, मैं अभी आपको समझाने के लिए सिर्फ एक कर्व डिज़ाइन कर रहा हूँ, ये इस गिवन का एक्चुअल कर्व नहीं होगा। अगर एक कर्व है और एक लाइन उसे एक पॉइंट पर टच करती है, ठीक है, वो पॉइंट P हो सकता है जो गिवन है जैसे, तो ऐसी लाइन जो कर्व को सिंगल पॉइंट पे टच करे उसे हम कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। कर्व की इक्वेशन आपके पास गिवन है, जैसे ये कर्व की इक्वेशन आपके पास गिवन है, ठीक है। और जो हमें इसका स्लोप निकालना है, स्लोप किसे कहा जाता है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x को, ठीक है। इस चीज़ को जिसको हम dy अपॉन dx लिखते हैं, इसी को स्लोप कहा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अब आप समझें कि हमने यहाँ पे स्लोप कैसे निकालना है। गिवन हमारे पास जो इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस, ये एक इम्प्लिसिट जो है वो फंक्शन है, ठीक है, ये भी फंक्शन है, और 3x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर प्लस 14y इक्वल टू 27। तो अब हम स्टूडेंट्स इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है जो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है किसी पॉइंट P पर। तो डिफरेंशिएट के लिए ये हमारे पास d/dx सिंबल हमने 3x स्क्वायर के साथ अलग लिखना है, 7 कोफिशेंट है। अच्छा, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में अलग कर लेंगे, अभी हम इसको इसी तरह लिख लेते हैं d/dx ऑफ 7y स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ 14y एंड इक्वल टू d/dx ऑफ 27। अब देखिए ये जो आपके पास नंबर है 3 और ये 7, ये 14, ये सब कोफिशेंट्स हैं। इन कोफिशेंट्स को अब आप डील करने में एक्सपर्ट होंगे कि ये डिफरेंशिएशन के साइन से पहले लिखे जाते हैं। तो 3 एज इट इज़, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x। अब 7 एज इट इज़, और डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर में क्या होगा 2y, एंड देन y का डिफरेंशिएट क्या होगा dy अपॉन dx। बस ये आपने x और y के डिफरेंशिएशन में ख्याल रखना है। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x यानी dy अपॉन dx ये सिमिलर सेम रहता है। लाइक इसी तरह देखें नेक्स्ट टर्म में देखें 14 एज इट इज़, और डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या होगा dy अपॉन dx, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अब ये हो जाएगा 3 2s are 6x, 7 2s are 14y dy अपॉन dx प्लस 14 dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में से आप dy अपॉन dx कॉमन ले लें और इस टर्म को शिफ्ट कर दें राइट वर्ड। तो dy अपॉन dx को अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास टर्म आएगी -14y प्लस 14 इक्वल टू -6x, ठीक है। और dy अपॉन dx हमने फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा -6x डिवाइडेड बाय -14y प्लस 14। ये हमारे पास dy अपॉन dx यानी डिफरेंशिएशन आ गया। जैसे ही हम इसमें पॉइंट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा स्लोप, यानी एट पॉइंट P पॉइंट की वैल्यू गिवन है हमारे पास -3,0। अब हम इसमें लिखेंगे कि dy अपॉन dx
एट जो पॉइंट है हमारा -3,0, अब ये वैल्यू पुट करते हैं -6, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू आ गई -3 और y की वैल्यू है हमारे पास 0 + 14, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 6 3 ज़ा 18 डिवाइड बाय 14। तो अब हमारे पास जो स्लोप होगा वो इसका आफ्टर कैंसिलेशन क्या आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14, 9/7 ये है हमारे पास रिक्वायर्ड स्लोप। तो अब आपको स्टेप क्या याद रखना है कि जब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होगा तो आप क्या वर्किंग करेंगे कि जो गिवन इक्वेशन होगी उसका डेरिवेटिव लेंगे dy/dx और फिर उसमें गिवन पॉइंट पुट कर देंगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा। अच्छा, अब स्टूडेंट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 3.3 का, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है हमारे पास 3.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। ये 9 क्वेश्चन मैंने आपके सामने इसका स्क्रीनशॉट रखा हुआ है। सपोज 2 मोटर बोट्स लीव्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी ये एक सेम पॉइंट है, यहाँ से ये लीव करती हैं एट द सेम टाइम, एक ही टाइम। इफ़ वन बोट ट्रेवल्स नॉर्थ एट 15 माइल्स पर आवर, यानी जो ये वाई वाली बोट है जो नॉर्थ की तरफ जा रही है इसकी स्पीड है 15 माइल, ठीक है। एंड द अदर बोट ट्रेवल्स ईस्ट एट 20 माइल्स पर, दूसरी बोट जो ईस्ट की तरफ जा रही है ये 20 माइल्स, यानी ये है 15 माइल्स पर आवर, 15 माइल्स पर आवर, ठीक है। और दूसरी जो है वो 20 माइल्स पर आवर है, ठीक है। और हाउ फास्ट विल द डिस्टेंस बिटवीन देम चेंजिंग आफ्टर 2 आवर। तो हमें इनका जो ये जो डिस्टेंस है, ये z डिस्टेंस जो है ये हमें 2 घंटे बाद बताना है कि इसमें रेट ऑफ चेंज क्या होगा। तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो स्पीड है बोट 1 की, जिसको हम स्पीड कह लेते हैं, स्पीड ऑफ जो बोट हमारे पास 1 है, बोट 1, ठीक है, जिसको यहाँ y से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है तो उसको यहाँ y से रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है। यहाँ बोट 1 कहते हैं इसको और इसकी स्पीड को हम v1 कह देते हैं, वो 15 माइल्स पर आवर है, ठीक है। और दूसरी स्पीड जो हमारे पास स्पीड ऑफ बोट 2 है, इसको बोट 2 कह लें या इसको x से ही रिप्रेजेंट कर दें, किसी भी तरह सिंबल यूज़ कर लें। स्पीड v2 को रिप्रेजेंट करते हैं v2, तो ये है 20 माइल्स पर आवर, ठीक है। अच्छा, अब हम इनके डिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंसेस कि कितना डिस्टेंस कवर करेंगी। डिस्टेंसेस कैसे कैलकुलेट हो जाएंगे, अगर हम पहली बोट के लिए डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, S1 = V1 × T, ये आपको फार्मूला याद होगा। और दूसरा डिस्टेंस S2 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, V2 × T, ठीक है। टाइम जो है वो हमारे पास 2 आवर है, जो उसने हमें दिया है कि 2 घंटे बाद की हमें बात करनी है। तो S1 एज इट इज़ और V1 स्पीड कितनी थी, 15 × टाइम 2, तो डिस्टेंस हमारे पास S1 आ जाएगा 30 माइल्स। अब सिमिलरली यही काम आप S2 के लिए कर सकते हैं। इसकी स्पीड थी 20 और टाइम था 2, तो ये आ जाएगी आपके पास 40 माइल्स। अब ये आपके पास दोनों के डिस्टेंसेस आ चुके हैं, ठीक है। अगर आप इस दोबारा ट्रायंगल को गौर से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल पर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी कोई नेमिंग कर लेते हैं या ऐसा लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू फिगर या ये कह सकते हैं कि जो गिवन ट्रायंगल है इज़ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। किसी भी तरह आप उसको याद रख सकते हैं कॉन्सेप्ट को कि ये एक राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, h² = p² + b²।
और इस फिगर में हाइपोटेन्यूज जो है वो जेड स्क्वायर से रिप्रेजेंट हो रहा है, परपेंडिकुलर वाई स्क्वायर से, और बेस जो है वो एक्स स्क्वायर से, ठीक है। और अभी हमने जो डिस्टेंसेस निकाले हैं बेसिकली ये, इसको भी हम अपने y से, S1 जो है उसको y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और S2 को हम x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ जो आपके पास मौजूद हैं इनको हम पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू है 30 स्क्वायर और x की वैल्यू है 40 स्क्वायर, ठीक है। 30 स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 900 और 40 स्क्वायर हो जाएगा 1600। यहाँ z स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2500, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर रूट अगर हम दोनों तरफ ले लें कि स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास z स्क्वायर और 2500 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो z की वैल्यू आ जाएगी 2500 का स्क्वायर रूट होता है 25। अब इसके साथ प्लस माइनस नहीं लगाएंगे आप, ठीक है। प्लस तो वैल्यू कंसीडर हो गई 25, माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि जो आपके पास डिस्टेंस होता है वो शुड बी पॉजिटिव। तो ये 25 क्या आ गया आपके पास, z की वैल्यू आ गई। और ये 25 माइल्स आप इसको कह सकते हैं कि 25 माइल्स। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि अंडर रूट जो हमारे पास 2500 है वो क्या आता है, 50 आता है, ठीक है। ये 50 माइल्स आपके पास आ जाएगा z की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम इसमें जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ दोबारा चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था हाउ फास्ट विल द डिस्टेंस बिटवीन देम बी चेंजिंग आफ्टर 2 आवर, ठीक है। 2 घंटे बाद हमारा क्या होगा चेंज। तो देखिए z की वैल्यू आपके पास मौजूद है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, dz/dt। असल ये सवाल है कि आप z में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो z की वैल्यू आपके पास क्या है, यानी dz में आपके पास z की वैल्यू हमने निकाल ली है dz/dt। तो z की वैल्यू क्या है 50 माइल्स, ठीक है। और टाइम कितना है आपके पास 2 आवर्स। तो यह आपको 2 1 2 और 2 × 25, ठीक है। तो dz/dt की ये जो आपका आंसर है वो क्या बन गया, 25 माइल्स पर आवर, यानी 1 घंटे में 25 माइल्स का चेंज आ रहा होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 9 जो डेरिवेटिव की एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थी। तो होपफुली आपको एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। इन केस किसी क्वेश्चन में क्यूरी है कोई, वैसे तो सारे पार्ट सॉल्व किए हैं, लेकिन फिर भी कोई कॉन्सेप्ट में मसला है तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें। बाकी लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप तक पहुँचें।